जी एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पार्ट 1 में तो बात कर ली आपसे। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है जिसमें हमने स्क्वायर के सेंटर पर जो है दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक तो इन चारों चार्जेस की वजह से नेट इंटेंसिटी क्या है वो मालूम करनी थी, कर ली प्रीवियस वीडियो में, और चारों की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू भी मालूम कर ली। याद रहे कि चारों चार्जेस पहले केस ए में 2 माइक्रोकूलम के थे। ये एक केस में Q1 Q2 Q3 और Q4 ये चार चार्जेस हैं जो कि 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं 2 माइक्रोकूलम के। लेकिन उसके बाद जो दूसरा केस है बी केस, अब जो हम इस वीडियो में बना रहे हैं या कर रहे हैं सॉल्व, उसमें Q1 Q2 यानी एडजेसेंट जो साइड्स है, ये एडजेसेंट साइड ये वाली या ये वाली एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट जो चार्जेस हैं साइड्स पे जो रखे हुए हैं Q1 Q2 या Q3 Q4, तो जो Q1 Q2 है वो 2 माइक्रोकूलम के हैं, वो पॉजिटिव है। और Q3 और Q4 इस दफ़ा चेंज कर दिया उन्होंने, ये माइनस में ले आए। पहला चेंज तो ये आया किसमें, ही माइनस में, और 4 माइक्रोकूलम के हैं। तो डायग्राम जाहिर सी बात है दोबारा बनेगी, तो इसमें वो मिटाना पड़ेगा नहीं, या इसको रहने दें, इसी के साथ डायग्राम बना लेते हैं एक और, ताकि वो भी नज़रों के सामने रहे। क्या ख्याल है, सही रहेगा ना? ये स्क्वायर दोबारा बना लिया हमने। याद रहे कि यहाँ पर Q1 इस कॉर्नर पे, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ Q3, और यहाँ पर कौन है Q4। जो चेंजेस इसमें आने वाले हैं उसको हम कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। याद रहे कि इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ए पार्ट तो अब इसका हो चुका है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं, जो ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है आप देख सकते हैं। इसके दो एक डायगोनल ये था, दूसरा डायगोनल ये वाला है। अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल्स कहलाती है। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर थी, मीटर में 0.6 आई थी। 100 से डिवाइड किया था ना तो 0.6 मीटर आ गई थी। फिर चूँकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पे, तो यहाँ से यहाँ तक फासला 0.6 का आधा हो जाएगा, 0.3 मीटर। ये भी 0.3 मीटर। यानी इस केस में स्क्वायर तो वही है ना भाई, स्क्वायर थोड़ी चेंज हुआ है। चेंज क्या हुए हैं, चार्जेस चेंज हुए हैं। याद रहे चार्जेस वो भी इसमें ये नहीं चेंज हुआ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन यहाँ ये चार्जेस चेंज हो गए हैं। कौन से वाले, ये जो आप Q3 और Q4 हैं, दो तब्दीलियाँ लेकर आए। कौन कौन सी बताइए। एक तब्दीली तो ये लाएंगे, ये निगेटिव हो गए, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। पहला चेंज तो ये लाए, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया उन्होंने। ये भी 4 माइक्रोकूलम का है, ये भी 4 माइक्रोकूलम का है। 4 माइक्रोकूलम, ये भी 4 माइक्रोकूलम, और ये दोनों जो हैं ये वही 2 माइक्रोकूलम के हैं। 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, जैसा कि डेटा में दिया हुआ है। अब बताइए, सवाल वही है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर ऑफ स्क्वायर इसको पॉइंट पी का नाम दे देंगे, और साथ में पोटेंशियल भी बताइए। क्या भी बताना है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा। तो दो चीज़ें बतानी है, बताइए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो वही आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है पॉइंट पी पर। क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। अब देखें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो Q1 है और Q2 है, इन दोनों की वजह से तो इंटेंसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड सेम है 2 माइक्रोकूलम के, और फासले सेम है पॉइंट पी तक 0.3। इसी तरीके से Q3 और Q4 दोनों की इंटेंसिटी पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है, और साथ में डिस्टेंस दोनों के सेम है पॉइंट पी तक। तो इनकी अलग इंटेंसिटी निकाल लेंगे, दोनों की अलग से निकाल लेते हैं। यस, तो पहले किसकी निकाल लें, इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 की ऐसे इंटेंसिटी पहले निकाल लें, और यहाँ पे किसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू Q3 एंड Q4। ओके, निकालें। तो इंटेंसिटी Q1 की ऐसे E1 होगी, नहीं,
Q1 की वजह से जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर उसको हम E1 से शो करेंगे, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, पॉजिटिव की बाहर की तरफ। और Q2 की वजह से इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी ये भी बाहर ही है, पॉइंट P की तरफ होगी, याद रहेगा। तो E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। मामले में क्या आएगा, KQ/R²। अब ये जो चार्ज Q है Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, और ये कितना है 2 माइक्रोकूलम है। देखें K की जगह क्या आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 9 कूलम कांस्टेंट, और Q की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -6, और डिस्टेंस R है 0.3 ऊपर स्क्वायर। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया है, क्या निकला था, अभी हमने सॉल्व किया था ऐसे। तो उसकी वैल्यू आई थी यस 2 एक्सपोनेंट 5 आई थी, है ना, 2 एक्सपोनेंट 5, यह भी तो सॉल्व किया था। 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम, ये दोनों की इंटेंसिटी आ गई। E1 की इंटेंसिटी उनके मैग्नीट्यूड आ गए, E1 = E2, इसे याद रखिएगा, यानी E1 = E2, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो लिखा हुआ था यहाँ पे ऊपर, चलो खैर है, यहाँ लिख देते हैं। E1 = E2 = 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की इंटेंसिटी निकालेंगे Q3 और Q4 की पॉइंट P पर, तो ये सेम होगी मैग्नीट्यूड के एतबार से। E3 = E4, और फार्मूला वही होगा KQ/R²। लेकिन याद रहे कि इस दफ़ा जो चार्ज Q है वो Q3 और Q4 हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हमने डायग्राम में शो कर दी है। ये भी 4 माइक्रोकूलम है, ये भी 4, लेकिन माइक्रो को उसमें 10⁻⁻6 में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, K की जगह फिर वही 9 एक्सपोनेंट 9 आया, फिर चार्ज Q की जगह वो 4 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो की जगह आप 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और साथ में कूलम आ जाएगा, है ना, और अपॉन में R का स्क्वायर, तो ये 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अब कैलकुलेटर फिर इस्तेमाल कर लें भाई, तो ये 4 एक्सपोनेंट 5 आएगा गालिबन, एक अंदाजे के मुताबिक 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर, तो 4 एक्सपोनेंट 5, हाँ ठीक, क्या आया, ये आया है 400,000, 4 लाख। 4 एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं आप इसे। तो दोनों की जो इंटेंसिटी है उनके मैग्नीट्यूड E3 = E4, 4 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम हासिल हो गए। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, E3 = E4, कितना है ये 4 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम, 4 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। अब देखें क्या करेंगे, अब हमें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये जो Q3 की ऐसी इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर, ये किस तरफ होगी, P की तरफ या चार्ज Q3 की तरफ, याद करें, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी इसकी अंदर की तरफ होगी, चार्ज Q नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, पॉजिटिव की बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव की अंदर की तरफ। और Q4 की ऐसे जो यहाँ इंटेंसिटी होगी E4, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, चार्ज Q4 की तरफ होगी, तो इसको E4 से शो करेंगे। ओके, ये पॉइंट जहन में रखिएगा, वरना ये सारी गड़बड़ हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज सही नहीं लगाई गई तो गलत जवाब आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब पहले Q1 और Q3 की रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये एक लाइन के साथ है, और Q2 और Q4 की अलग इंटेंसिटी निकालेंगे, ये अगली लाइन के साथ है, फिर बाद में दोनों का रिजल्ट लेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा। अब हेडिंग डालें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्या हेडिंग होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ E1 एंड E3, क्या E1 एंड E3, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग निकालेंगे, और इसी तरीके से इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों की
रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ Q2 एंड Q4। डायग्राम आपके सामने मौजूद है, Q2 एंड Q4। ये वाली डायग्राम नहीं यूज़ होगी क्योंकि ये तो वो पार्ट एक ही थी, वो उसे मिटाया नहीं हमने, ताकि आप कंपेयर भी साथ साथ करते रहें। Q2 एंड Q4 इसकी ऐसा इंटेंसिटी। अब देखें क्या हो जाएगा, बताइए। E1 और E3 इन दोनों की डायरेक्शन सेम एक ही तरफ है। इसका मतलब है कि जब डायरेक्शन सेम होती है वेक्टर्स की, तो उसका रिजल्ट मालूम करने के लिए दोनों को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, यस प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो E1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है और E3 की डायरेक्शन भी इसी जानिब है, एक ही तरफ है, तो प्लस कर लेंगे। तो इसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, क्या करेंगे बताइए, E1 प्लस E2। इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम E डैश से शो करेंगे, थोड़ा चेंज लेकर आए ना, E पर डैश लगा दें। उसके बाद E1 कितना था बताइए, ऊपर लिखा हुआ है, E1 था 2 एक्सपोनेंट 5 और E3 कितना है, E3 है 4 एक्सपोनेंट 5। तो इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 2 एक्सपोनेंट 5 था, प्लस और E2 क्या है, नहीं E1 के साथ E3 आएगा ना भाई, ये E1 और ये E3 है। E3 की वैल्यू है 4 एक्सपोनेंट 5, कितनी है 4 एक्सपोनेंट 5, दोनों को प्लस कर लें। जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी चार्ज Q1 और Q3 की निकल आई। जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ लें। अब हमें Q2 और Q4 की रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, तो Q2 की वैसे इंटेंसिटी बाहर की तरफ है यानी पॉइंट P पर, और Q4 की इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है, तो ये भी एक ही डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है, तो प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको कैसे लिखेंगे, फिर E2 में प्लस कर लेंगे किसको, E4 को, दोनों की इंटेंसिटीज़ को प्लस कर लें और इसको E डबल डैश से शो करेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है चार्ज Q2 और Q4 की। आपके सामने बोर्ड पर डायग्राम मिटाई नहीं बनी हुई है, प्लस कर लें। तो E2 कितना है, E2 है 2 एक्सपोनेंट 5, नहीं, और प्लस E4 की वैल्यू देखो 4 एक्सपोनेंट 5 है, E4 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट 5। अब प्लस कीजिए तो देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों की क्या आ जाएगी, 6 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। तो दोनों की इंटेंसिटी जो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम है। अब इनका रिजल्ट मालूम करना है, क्या मालूम करनी है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है दोनों। तो देखें दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तवज्जो रहे, बस ये आखिरी पॉइंट रह गया समझने वाला। वेक्टर वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आना चाहिए। जो तलबा फर्स्ट ईयर में है वो लाजमी वेक्टर वाला चैप्टर अच्छी तरीके से स्टडी करें। सेकेंड ईयर में है तो पिछला चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का स्टडी करें अच्छी तरीके से। अब हमें क्या मालूम करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आखिर में, नहीं अब ज़रा गौर कीजिए डायग्राम पे। ये जो E1 और E3 है, इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या निकाली आपने, E डैश निकाली। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अगर मैं आपसे कहूँ डायग्राम दोबारा थोड़ी सी बनाइए, तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, E1 E3 की इस तरफ है, नहीं समझ बात। तो ये है ना, इस तरफ है रिजल्टेंट इंटेंसिटी E डैश, इससे शो करेंगे इसे E डैश। उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है E2 और E4 की रिजल्टेंट इंटेंसिटी डबल डैश, वो किस तरफ है, इस जानिब है, नहीं समझे बात। 6 एक्सपोनेंट 5, तो E1 इस तरफ हो गया और ये है आपका E डबल डैश, सॉरी E डैश इस तरफ हो गया और E डबल डैश इस तरफ है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, क्या इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ से देख लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरफ है, ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी E डैश इन दोनों की, और इन दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ E डबल डैश। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी, नहीं परपेंडिकुलर क्यों होंगी, क्योंकि जो स्क्वायर्स के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, किस पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो अब यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं, हेड और टेल, याद है सबको। अब इन दोनों रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आखिरी रिजल्टेंट मालूम करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो हेड और टेल रूल लगाइए, यानी इसमें एक E डैश है, E डैश का ये टेल है और ये कौन है, हेड। तो जो दूसरा वेक्टर है E डबल डैश, इसकी टेल को E डैश के हेड के साथ जोड़िए
और उसके बाद टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड मिलाइए और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। यानी इस तरह से होगा मामला। कैसे होगा देखिए, फिर से देखिए, ये कौन है, ई डैश, और जो ई डबल डैश है इसको उठाया आपने यहाँ से, यानी ये वाला वेक्टर उठाया, उसको यहाँ जोड़ दिया ई डैश के हेड के साथ, और डायरेक्शन उसी तरह रखनी है, याद रहे। ये कौन है, ई डबल डैश। अब क्या करेंगे, अब टेल के साथ टेल, पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन करते हैं। याद करें ये क्या कहलाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाता है, इसे कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये आखिरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हासिल हो गई। ये आपको मालूम करनी याद रहे कि ये एंगल 90 डिग्री। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मालूम करने का फार्मूला क्या था, उसके लिए आपको थोड़ा इस तरह काम करना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता है फ्रॉम वेक्टर थ्योरी, फ्रॉम वेक्टर थ्योरी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फार्मूला ये है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला ये होगा अंडर रूट ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जब दो वेक्टर या दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फार्मूला ये है। आइए थोड़ा सा गौर करते हैं कैसे आया ये। फर्स्ट ईयर में आ जाओ। फर्स्ट ईयर में आप याद करें हमने एक वेक्टर लिया था एफ, याद है आपको, इसके दो कंपोनेंट बनाए थे इस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है एफ और दूसरा क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। ओके, और फिर यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, याद करें, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने फोर्स, रिजल्टेंट जो फोर्स है इसका फार्मूला ड्राइव किया था। मेरा ख्याल याद आ जाएगा आपको, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला याद आ गया आपको। तो दो कंपोनेंट होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका ये फार्मूला था। बिल्कुल इसी तरीके से ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ये ई डैश और ई डबल डैश इसके क्या बन गए, कंपोनेंट बन गए। आप चाहें तो इसको ई एक्स का नाम दे दें और चाहें तो इसको ई वाई का नाम दे दें। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ई आर से शो करते हैं तो ई डैश ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमने एक्स वाई की जगह क्या लगा दिया, डैश लगा दिया और इसमें ई डबल डैश लगा दिया। तो ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ट्राइंगल थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है। आप चाहें तो ट्राइंगल को सीधा करके बना लें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सीधा कर लें इसे तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। वैसे ही बनाना चाह रहा तो ऐसे बना लो। ये देखो, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा बस। ये ई डैश है और ये कौन है, ई डबल डैश, और ये इनका जो रिजल्टेंट है। यार लो भाई, घूम गई डायग्राम। और ये एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर बोलिए, 90 डिग्री का है। डायग्राम को आपने ऐसे घुमा दिया, ई डैश को सीधा कर दिया, बिल्कुल सेम वैसी डायग्राम बन गई। तो जिस तरह इसका रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला ये था, इस तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला ये होगा। बिल्कुल सेम फार्मूला है, दोनों को आप डिटो कॉपी मैच कर सकते हैं। पुट द वैल्यू गेट आंसर। तो ई डैश की जगह क्या आएगा, 6 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर। फिर ई डबल डैश की वैल्यू भी यही है, 6 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर। अब इनको प्लस कर लें, प्लस यानी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद फिर प्लस करो भाई, तो ये 36 एक्सपोनेंट स्क्वायर 6 पर आएगा, 36 स्क्वायर 10 की पावर 5 पर आएगा, तो 5 टू द 10 पावर पे पावर आए, पावरें मल्टीप्लाई होती हैं। प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 टू द 10। फिर इनको प्लस कर लें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। प्लस करने के बाद क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 36 और 36 72 होते हैं, 72 एक्सपोनेंट 10 ऊपर क्या स्क्वायर। बस इसका जवाब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल के लिख लें। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8.5 एक्सपोनेंट 5 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ, वीडियो लंबी हो ही गई, एक्सपोनेंट 10 8 हाँ सही है। पॉइंट कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 8.48 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम रिक्वायर्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इन चारों की वजह से जो नेट इंटेंसिटी पॉइंट पी पर है वो आ गई, वो ये होगी। दिस इज़ योर आंसर। इज दैट क्लियर। तो अभी इंटेंसिटी निकली है, पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो पोटेंशियल के लिए तो कोई मसला ही नहीं है।
अब पोटेंशियल क्या तीसरी वीडियो में बनाना पड़ेगा? अरे तो बहुत लेंदी हो गया। हाँ, तो टाइम इसका वीडियो का कंप्लीट हो गया। तो उसका मतलब है कि अब आपको क्या करना है, नोट कर लें। अब इन चारों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम Q1 और Q2 की वजह से पोटेंशियल सेम होगा, वो निकाल लेंगे। Q3 और Q4 की वजह से भी पोटेंशियल सेम होगा, वो निकाल लेंगे। फिर आखिर में सबको टोटल कर लेंगे। तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, माजरत है ये क्वेश्चन तो 3 वीडियो में चला गया तकरीबन, है ना? 3 वीडियो में गया, हाँ 3 में चला गया। लेंदी क्वेश्चन है ना, इस तरह के लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अच्छी बात ये हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं कि इससे आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ये अच्छी बात है। खुदा हाफिज़।